हे गाइस व्हाट्स अप। तो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्टडी मोर विद दीपक यादव। वेलकम टू द डेली हिंदू न्यूज एंड एडिटोरियल एनालिसिस ऑफ 22 जून 2020। तो गाइस आज है 22 जून और है मंडे। तो देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर एनालाइज करेंगे फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ यूपीएससी और वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ढेर सारी न्यूज़ कवर करेंगे। और आज काफ़ी सारी न्यूज़ है कवर करने के लिए, और जो हमने पास्ट में भी कवर कर चुके हैं वो भी काफ़ी सारी न्यूज़ हैं, तो उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो गाइज अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम डाउनलोड करना है। टेलीग्राम डाउनलोड करने के बाद सर्च बॉक्स में टाइप करना है स्टडी मोर विद दीपक, ब्रैकेट में यूपीएससी लिखा है, आप देख सकते होंगे। ठीक है, इस पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर जाओगे, देखोगे डेली बेसिस पे आपको नोट्स वगैरह मिल जाते हैं। डेली बेसिस पे नोट्स मिलते हैं और साथ ही साथ आपको जितनी वीडियोस डलती हैं वो मिलते हैं। यहाँ पर हमारे द हिंदू एनालिसिस होता है, द हिंदू एनालिसिस जो कि एक डिटेल में एनालिसिस होता है 30 to 40 मिनट्स के बीच में, एक होता है 10 मिनट्स में एनालिसिस होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो डेली वीडियोस डलती रहती हैं स्टैंडर्ड बुक्स के ऊपर, जैसे कि आर्ट एंड कल्चर हुआ, इकॉनमी हुआ, एनसीईआरटीज हो गई, तो उनके ऊपर वीडियोस भी आती रहती हैं। सो गाइस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना। जो टेलीग्राम का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ और टेलीग्राम के लिंक को वहाँ पर आप क्लिक करो और टेलीग्राम को ज्वाइन करो जाकर, क्योंकि इंपॉर्टेंट है और क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल फ्री हैं, कोई पेड वगैरह नहीं है। और जो आप ये न्यूज़पेपर देख रहे हो ना, ये जिससे हम पढ़ रहे हैं, ये न्यूज़पेपर की पीडीएफ भी आपको पूरी की पूरी वहाँ पर मिल जाती है। ठीक है, ये हाईलाइटेड न्यूज़पेपर ऐसे ही हाईलाइट हुआ जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो आपको पूरी की पूरी वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम पर जाओ, ज्वाइन करो, क्योंकि डेली बेसिस पे आपको पीडीएफ मिलती है। और सबसे बड़ी बात, ये सब बिल्कुल फ्री है, कोई पेड वगैरह नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जाओ और एन्जॉय करो और इसके बेनिफिट्स उठाओ पूरे। ठीक है, तो फिर देखते हैं हम लोग पहले अपनी न्यूज़ को। आज का देखेंगे हम द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। काफ़ी सारी न्यूज़ है, इस वजह से जल्दी जल्दी डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। बहुत सारी न्यूज़ हैं तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है हमारी आर्म फोर्स को यहाँ पर गिवन फ्री हैंड दे दिया गया है ताकि वो रिस्पॉन्ड कर सके एलएसी की सिचुएशन पे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बारे में। ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की जो सिचुएशन है उसको हैंडल कर सके, इसलिए वहाँ पर उसे गिवन फ्री हैंड दे दिया गया है कि अपनी यहाँ पर उनको कह दिया गया है कि आप फ्री हो। ठीक है, फ्री हो सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, आर्मी को कह दिया गया है फ्री हो आप सिचुएशन हैंडल करने के लिए। और यहाँ पे अलर्ट देखो कितने ज़्यादा अलर्ट हो चुका है। जो हमारी इंडियन एयरफोर्स है वो भी पूरी तरीके से तैयार है, उसके साथ साथ यहाँ पर हमारी आर्मी है वो भी पूरी तरीके से तैयार है, नेवी है, नेवी भी पूरी तरीके से तैयार है, यानी कि हमारे सब जो फोर्सेस हैं वो बिल्कुल रेडी हैं अगर कुछ होता है तो सिचुएशन को टैकल करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पर ये क्यों तैयार हैं, आगे हमारे पास एडिटोरियल है उसका भी डिस्कशन करेंगे, उसमें बताएंगे कि सिचुएशन हुई क्या है पहले जो 1960s के टाइम पे 1962 की वॉर है वहाँ पे सिचुएशन क्या थी। ठीक है, जो कन्फ्यूजन हो गई थी बीच में, तो उसको लेकर यहाँ पर ये इस समय तैयार हैं। अब हमारा स्टेप बनता है कि हम सारी चीज़ों को तैयार रखें, क्योंकि पहले कुछ ऐसी सिचुएशन बन गई थी जो इंडिया चाइना का वॉर हुआ था, तो अभी मैं बताऊंगा उसके बारे में भी। पहले हम इस चीज़ को कवर करी, तो आगे चलते हैं हम लोग और देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। दूसरा हमारी न्यूज़ है ये सिक्रेसी ऑफ बैलेट के ऊपर है। यहाँ पर ये कह दिया गया सुप्रीम कोर्ट ने, जो सिक्रेसी ऑफ बैलेट वो फ्री और फेयर हो जाएगा, यानी कि अब जो हमारा जैसे कि वोट वगैरह देते थे तो हम लोग बैलेट पेपर पे देते ना, बैलेट पेपर पे लिख देते थे, बैलेट पेपर पे लिख के उसे बॉक्स में डाल देते थे, तो वो यहाँ पर सिक्रेसी हुआ करती थी कि कोई किसी को बताएगा नहीं, ये नहीं बताएगा। ठीक है, अपनी जिसको वोट दिया है उसके बारे में किसी को नहीं बताएगा, तो अब यहाँ पर ये फ्री कर दिया गया है। अब ये जो यहाँ पर वोटर है, वोटर का जो उसके पास प्रिविलेज बन जाता है कि यहाँ पर अब वो डिस्क्लोज कर सकता है चीज़ों को। ठीक है, यहाँ पर जो प्रिविलेज है ये एंड हुआ इस तरीके से, जो वोटर डिसाइड करेगा अपनी वेव प्रिविलेज, यानी कि जो उसका ये जो नॉन डिस्क्लोजर का यहाँ पर प्रिविलेज था उसको त्याग दिया गया है, वेव कर दिया गया है। अब जो है वोटर डिस्क्लोज कर सकता है चीज़ों को। अब यहाँ पर और चीज़ें मैं यहाँ पर ये देखिए पिक्चर में, इवन अ रिमोट और डिस्टिंक्ट पॉसिबिलिटी, जो वोटर है वो भी वोटर है जो वो फोर्स करा जा सकता है डिस्क्लोज के लिए, फॉर हुम शी हैज़ वोटेड वुड एक्ट एज अ पॉजिटिव कॉन्स्टेंट। ठीक है, यहाँ पर अब वो डिस्क्लोज के लिए भी यहाँ पर फोर्स करा जा सकता है, क्योंकि पहले था कि डिस्क्लोज नहीं कर सकते थे, अब यहाँ पर फ्री कर दिया गया है उसको। तो ये हमारा आर्टिकल था। ठीक है, उसके बाद चलते हैं आगे। आगे देखते हैं, आगे हमारा एक सोलर एक्लिप्स, जैसे कि कल आपको पता है सूर्य ग्रहण लगा, सूर्य पर ग्रहण लगा है ना, तो उसके ऊपर है यहाँ पर सोलर एक्लिप्स के। तो सोलर एक्लिप्स है क्या, उसके बारे में थोड़ी बहुत बातें जान लेते हैं। तो चलते हैं अपने टेलीग्राम पर ढेर सारे नोट्स पड़े हैं जिनके बारे में आज हमें डिस्कशन करना है, साथ ही साथ सोलर एक्लिप्स के बारे में पढ़ेंगे। सोलर एक्लिप्स के लिए एक इमेज डाल दी गई है, तो आप जाकर वहाँ पे देख सकते हैं सोलर एक्लिप्स क्या है। यहाँ पर अगर आप देखोगे ड्यूरिंग अ सोलर एक्लिप्स, ये सन के टाइम पे जो सूर्य ग्रहण होता है वहाँ पे क्या होता है, मून और अर्थ, यानी कि समझ लो ये हमारा जो है, ठीक है, मून और अर्थ, ये स्ट्रेट सन, मून और अर्थ, ये समझ लो सन हो गया, ये मून हो गया और ये हमारा अर्थ हो गया, तीनों एक स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं। मून को बीच में कर देते हैं, ये हमारा सन हो गया। ठीक है, ये हमारा हो गया सन
और ये हमारी हो गई अर्थ, और बीच में ये हमारा हो गया मून। अगर ये तीनों बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं तो सूर्य ग्रहण लग जाता है, ठीक है, ग्रहण लग जाता है, सोलर इक्लिप्स उसे कहते हैं। कैसे कि देखो अब यहाँ पर बीच में आ जाएगा हमारा मून, तो जो सन है सन के आगे आ जाएगा, सन ढक जाएगा, ठीक है, अब बीच में रह जाएगा, ठीक है। तो फिर जब बीच में आ जाएगा ना सन, वो मून जब इसके बीच में आ जाएगा तो यहाँ पर सन ढक जाएगा, जिसकी वजह से ग्रहण कहते हैं हम लोग, उसे कहते हैं सोलर इक्लिप्स, ठीक है। तीनों जब एक ही रो में होते हैं तो सोलर इक्लिप्स के बारे में हमने बातें जानी क्या होती हैं। उसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो रिंग ऑफ फायर है वो कैसे बनती है, आप यहाँ पर चीज़ें देखते होंगे। जैसे हमारा सन है, ठीक है, ये सन है, उसके बाद यहाँ पे अब एक होता है हमारा मून, ठीक है, मून जो बीच में आता है इसके अब मून का जो है साइज वो छोटा है सन से, इस वजह से जब वो बीच में आ जाता है तो जो किनारे की लाइटनिंग है वो दिखती है, जिसको हम लोग कहते हैं रिंग ऑफ फायर, ठीक है। जो किनारे किनारे की लाइटनिंग होगी सन की वो दिखेगी, और बीच में मून आ गया हमारा, तो वो हमारी कहलाती है रिंग ऑफ फायर, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं किनारे किनारे दिख रही होगी लाइट, ठीक। चलो भैया आगे चलते हैं। हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी सोलर एक्लिप्स के बारे में, ये मैंने ऐसे ही बता दिया कि अगर आपको जो क्लियर नहीं है तो वो क्लियर हो जाएंगी चीज़ें, आपके ज्योग्राफी का पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, RWA जो है वो चैलेंजेस को फेस कर रहा है, कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं उसके सामने कि आइसोलेशन सेंटर्स को सेटअप नहीं कर पा रहा है, ठीक है। वो चीज़ है जो अब ये न्यूज़ है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो RWA वो क्या है, हमारा रेसिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन, ये है क्या, ठीक है। चैलेंजेस फेस कर रहा है यहाँ पर बहुत ज़्यादा कि जो आइसोलेशन सेंटर्स हैं उनको लेकर। तो चलो RWA के बारे में बातें जान लेते हैं, RWA है क्या। हालांकि हम RWA के बारे में पहले भी कवर कर चुके हैं, ठीक है। जो भी मेरे साथ डेली न्यूज़ एनालिसिस देखता है यहाँ पर, वो उसको पता होगा कि जो चीज़ें हम लोग पहले भी कवर कर चुके हैं वो डेली बेसिस पे काफ़ी हद तक रिपीट होती हैं, तो आपका जो न्यूज़ एनालिसिस है वो काफ़ी हद तक यहीं से कवर हो जाता है कि आप अगर चीज़ें देखोगे तो ज़्यादातर। अब यहाँ पर आप देख सकते हो वेलफेयर एसोसिएशन, ठीक है, रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन जो है ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो फॉरवर्ड कर रखा है। जो चीज़ें हैं वो हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, जो मेरे साथ डेली देखते हैं वो यहाँ पर उन्हें पता होगा कि जो चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिपीट होती हैं न्यूज़पेपर में, तो चीज़ें जो हैं वो याद रखी जाती हैं, याद रखने में मदद मिल जाती है काफ़ी लंबे समय तक। तो रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है क्या, ये RWA, इसको एब्रिविएट करा जाता है RWA से। ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रिप्रेजेंट करती है रेसिडेंट्स का इंटरेस्ट, ठीक है। एक जो जगह है, एक अर्बन जगह है, ठीक है, एक अर्बन हो गए और हमारी सब अर्बन लोकेलिटी हो गई, वहाँ पे जो लोग हैं, जो पीपल वहाँ पे रेसिडेंट्स जो रहते हैं, उनका किस चीज़ में इंटरेस्ट है, वो चीज़ यहाँ पर ये हमारी RWA बताती है, ठीक है, किस चीज़ में इंटरेस्ट है, ठीक। उसके बाद चलते हैं आगे और देखेंगे क्या है इंपॉर्टेंट हमारे लिए। हालांकि काफ़ी सारी न्यूज़ है जिनका हमें डिस्कशन करना है, तो चलो भैया यहाँ पर आ गए, एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे न्यूज़ आ जाती है हमारे लिए। जो सूट फाइल्ड हुई है यहाँ पर पुणे कोर्ट में, क्या कि जो PM केयर्स का फंड है वो उसके बारे में बताया जाए, ठीक है, उसको RTI के अंडर यहाँ पर डाल दिया गया है। RTI यानी कि लोग पूछ रहे हैं, RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन, यानी जो पब्लिक है वो कह रही है कि PM केयर फंड कितना मिला है, उसका क्या करना है, ये हम लोगों को बताओ। और ये इसका यहाँ पर पब्लिक के पास, ये हमारे पास जो एक लॉ है, ठीक है, हमारे पास RTI यहाँ पर यह है कि RTI के थ्रू हम यहाँ पर पूछ सकते हैं गवर्नमेंट से चीज़ें। तो चलो PM केयर फंड के बारे में जानते हैं, PM केयर फंड क्या है। हालांकि पता होगा लेकिन बहुत सौ को नहीं पता होता, मेरे पास मैसेज आते हैं कि आज आपने इसको नहीं बताया, ठीक है, तो PM केयर्स के बारे में नहीं बताया, तो उस वजह से मैंने पिछली बार डिस्कस किया था, इस बार भी डिस्कस करने वाला हूँ PM केयर्स के बारे में, क्योंकि पिछली बार मैसेज आया था कि जब ये न्यूज़ में था कि PM केयर के बारे में नहीं बताया, ठीक है। हालांकि PM केयर्स के बारे में पता होगा सबको, चलो इसके बारे में बता देता हूँ मैं बता देता हूँ, पिछली बार भी बताया था, अब की बार बता रहा हूँ, और RTI के बारे में भी चीज़ें हम लोग पता करेंगे, ठीक है। तो चलो फिर उसके बाद यहाँ पर अब देखते हैं हम लोग PM केयर्स फंड, देखो यहाँ पर ये भी फॉरवर्ड कर रखा है, यानी कि ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। जो चीज़ें हैं वो काफ़ी हद तक न्यूज़ में बार बार आती रहती हैं। PM केयर फंड क्या है, प्राइम मिनिस्टर्स की फुल फॉर्म, प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस और रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड, PM केयर्स फंड की फुल फॉर्म। ये क्रिएट करा गया 28 मार्च 2020 को, कोविड-19 कोरोना वायरस पेंडेमिक को देखते हुए। और जो इस फंड का काम क्या है, जो भी चीज़ हमारी जैसे कि वायरस वगैरह आता है, ठीक है, ऐसा कोई वायरस वगैरह फ्यूचर में आता है या फिर यहाँ पर अभी है जैसे, तो इस वायरस से टैकल करने के लिए जो फंड आएगा उसको हम लोग PM केयर फंड में डालते हैं, ठीक है, PM केयर फंड कहते हैं, जो कि इस वायरस वगैरह के कोरोना वायरस आउटब्रेक या फिर कुछ सिमिलर इसके पेंडेमिक्स जैसी सिचुएशन फ्यूचर में आ जाती है, तो उसके अगेंस्ट जो यहाँ पर रिलीफ फंड होगा, जो रिलीफ दिलाने के लिए काम करा जाएगा फंड का, वो यहाँ पर हमारा होगा PM केयर फंड, ठीक है। इसके जो ट्रस्टीज़ हैं वो कौन कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, फाइनेंस, और यहाँ पर आप देख सकते हैं राजनाथ सिंह जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यहाँ पर कौन हो गए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अमित शाह जी। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यहाँ पर कौन हो गए, फाइनेंस मिनिस्टर हमारी निर्मला सीतारमन। ये सब भी यहाँ पर इसके पार्ट हैं।
ये सब मिलके इसको यहाँ पर काम करते हैं इसमें। उसके बाद जो ये फंड है ये सेटअप करा जाएगा और ये यूज़ करा जाएगा, जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट होगा उस चीज़ को लेकर उसको टैकल करने के लिए यहाँ पे इस फंड का इस्तेमाल करा जाएगा। राइट टू इन्फॉर्मेशन, आरटीआई क्या होता है? ये एक्ट है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का, जो कि सेट करता है रूल्स और प्रोसीजर्स रिगार्डिंग सिटीजन्स राइट टू इन्फॉर्म, यानी कि जो उसके पास यहाँ पर हक है पब्लिक के पास कि वो गवर्नमेंट से चीज़ें पूछ सकती है थ्रू आरटीआई एक्ट। और ये आरटीआई एक्ट है, ये रिप्लेस करा गया था, पिछला जो एक्ट है उससे रिप्लेस कराया था। पहले कौन सा एक्ट था? ये फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट, FIA। तो ये गाइज याद रखना, क्वेश्चन कई बार आ चुका है और आएगा भी कि आरटीआई कौन से एक्ट से रिप्लेस हुआ है, तो वो हमारा फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002। ठीक है। उसके बाद इसमें क्या होता है, जो पब्लिक अथॉरिटी है हमारी, उसके पास हक है कि वो गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछ सकती है जो भी उससे रिलेटेड। और यहाँ पर जो ये लॉ है ये पार्लियामेंट के द्वारा पास करा गया 15 जून 2005 में आरटीआई को। और ये जो वर्किंग में आया 12 अक्टूबर 2005 में यहाँ पर इसे वर्किंग में आया गया। हर दिन 4800 आरटीआई एप्लीकेशंस फाइल करी जाती हैं। और जब फर्स्ट 10 ईयर्स में जब यहाँ पे लॉन्च हुआ था, पहले 10 साल में जो कितने आए थे, 1,75,00,000 यहाँ पे एप्लीकेशंस को फाइल करा गया था। ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलो चलते हैं, और चलो पीएम केयर फंड के बारे में पता करा, आरटीआई के बारे में देख लिया हमने। अब हम लोग देखेंगे ये एडिटोरियल में सबसे पहले यहाँ पे आता है लॉस्ट इन क्लैरिफिकेशन। ये वाला एडिटोरियल कोई इतना खास नहीं है, लेकिन जो यहाँ पर एडिटोरियल है वो उस चीज़ के बारे में हमने कल भी डिस्कस किया था, इसके बारे में कि जो पीएम्स की जो गवर्नमेंट है उसके पास कोई क्लैरिटी नहीं आ रही है कि यहाँ पर क्या है। ठीक है। क्लैरिटी किस तरीके से नहीं आ रही है कि कभी कह रहे हैं कि ये जो है हमारा इंट्रू वो जो चाइना LAC पे हमारा जो सिचुएशन हुई है यहाँ पर इंडिया और चाइना के बीच में, तो उससे ही लेकर बात कर रहे हैं कि पहले क्या कहा जा रहा था कि चाइनीज़ आर्मी इंडिया के टेरिटरी में जो है ट्रूप्स वो घुस गए हैं। उसके बाद क्या कहा गया, उसके बाद और दूसरी बात कही गई, उसके बाद और दूसरी बात कही गई। लेकिन फिर जो उसके बाद जब गालवान वैली में यहाँ पर जो है ये इंसिडेंट हुआ, जो 20 आर्मीज़ मारे गए हमारे चाइनीज़ ट्रूप्स के द्वारा, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट दिन क्या आया, नेक्स्ट दिन यहाँ पे पीएम बताते हैं कि कोई ट्रूप्स वगैरह यहाँ पर कोई आउटसाइडर नहीं था। ठीक है। तो फिर आउटसाइडर नहीं था तो अटैक कैसे हुआ ये, फिर उसके बाद वो बताते हैं ये सब सोल्जर्स की ब्रेवरी थी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर, यानी कि एक क्लैरिफिकेशन ये लॉस्ट ही है, यानी कि क्लैरिफिकेशन कुछ है ही नहीं इस चीज़ को लेकर जो बॉर्डर क्लैश हुआ है। तो उसके ऊपर यह था हमारा एडिटोरियल। उसके बाद मेंबर्स एज नंबर्स के नाम से यहाँ पर यह एडिटोरियल है। यहाँ पर जो है ये तो पॉलिटिकल पूरा का पूरा पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, बीजेपी, यहाँ पर बीजेपी, फिर उसके बाद ये पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड है, तो इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। बट जो मेंबर्स एज नंबर्स यानी कि राज्यसभा के मेंबर्स के बारे में जान लेते हैं, कितने मेंबर्स होते हैं और कहाँ कहाँ से सेलेक्ट करे जाते हैं, और लोकसभा के बारे में भी कवर कर लेंगे हाथों हाथ। ठीक है। तो इसके बारे में भी देख लेते हैं जल्दी से हम लोग, क्योंकि ये जब है न्यूज़ में तो इंपॉर्टेंट बच जाता है, तो हम लोग इसके बारे में क्यों छोड़ें हम इसे। तो हम लोग कवर करते हैं अभी, रुको 1 मिनट में। यहाँ पर मैंने डाल रखे हैं दोनों ही राज्यसभा और लोकसभा के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें डाल रखी हैं। आप यहाँ पर जाके ज्वाइन कर लेना, फ्री में नोट्स हैं आपको मिल जाएंगे। ठीक है। अब राज्यसभा के बारे में देखें तो राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, ये सेकंड चैम्बर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट है। और ये ओरिजिन कब हुआ? मोंटागू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1990 से यहाँ पर इसको रिफॉर्म करा गया। उसके बाद यहाँ पे और भी बातें हैं जो कि आप देख सकते हैं, बट जो हमारा मेन जो फोकस है वो मेंबर्स के ऊपर है। मेंबर्स को देख ले रहे हैं हम। राइट प्रेजेंट राज्यसभा के टाइम, जो अभी के टाइम 245 सीट्स हैं राज्यसभा में, जिसमें से 233 मेंबर्स जो हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को, और जो 12 मेंबर हैं वो नॉमिनेट करे जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है। आप ये सारी चीज़ें देख सकते हो। और स्पेशल पावर्स क्या क्या है राज्यसभा की? अपर हाउस है, वैसे आपको पता होगा जो राज्यसभा होता है वो हमारा अपर हाउस होता है, लोकसभा होता है हमारा लोअर हाउस होता है। तो यहाँ पर इसके पास पावर्स हैं कि वो जो स्टेट लिस्ट है उसको यूनियन लिस्ट तक यहाँ पर पहुँचा सके। उसके बाद ये जो ऑल इंडिया सर्विसेज को उसको और ज़्यादा क्रिएट कर सके। तो ये सारे इसके पास पावर्स हैं, और यहाँ पर काम कर सके जब लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लोकसभा क्या है, लोकसभा के पास कितनी सीट्स हैं वो पता कर ले। करेंटली यहाँ पे 543 मेंबर्स हैं होते हैं। ठीक है। जिसमें से 530 जो है वो स्टेट्स, 530 जो है वो स्टेट्स होते हैं, और 13 जो होते हैं वो यूनियन टेरिटरीज होते हैं। ये इलेक्ट करे जाते हैं लोकसभा में अलग अलग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी से। अगर यहाँ पे कोई भी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इलेक्ट नहीं करी जाती है इन 543 में, देन क्या होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो नॉमिनेट करता है 2 मेंबर्स को। ठीक है। लोकसभा यहाँ पर कम्युनिटी इन लोकसभा, अगर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी यहाँ पर इसके अंदर 543 में नहीं आती है, तो जो प्रेसिडेंट का यहाँ पे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो नॉमिनेट करेगा 2 मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी लोकसभा में। ठीक है। अब एंग्लो इंडियन क्या होता है? एंग्लो इंडियन यानी कि जो टर्म डिफाइंड करी गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा। अब एंग्लो इंडियन कंसीडर करा जाता है यानी कि कुछ ऐसा
हु लिव्स इन इंडिया हुज फादर और एनी अदर मेल एंसेस्टर्स बिलोंग टू यूरोपियन लिनेज। यानी कि आप समझ लो मैं इंडिया में रह रहा हूँ और मेरे फादर विदेश में रह रहे हैं, तो आप समझ जाओ कि मैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी में आऊँगा। ठीक है, तो चलो वापस चलते हैं और देखते हैं चीज़ों को। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है, नेक्स्ट आर्टिकल है फाइटिंग अ डबल पेंडेमिक। ये हमारा ये आर्टिकल है फाइटिंग अ डबल पेंडेमिक। आप इसे देख सकते हैं, ये किस चीज़ से रिलेटेड है, यानी कि कोविड-19 तो है ही, ठीक है, कोरोना वायरस से हम लड़ ही रहे हैं, साथ में जो यहाँ पे फीमेल वगैरह का जो डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है फीमेल्स के साथ, जो घरों में बहुत ज़्यादा वायलेंस क्रिएट हो रहा है, उस चीज़ को भी यहाँ पर हम लोगों को किस तरीके से फाइट करके चलना है उसके ऊपर बात हो रही है। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, कॉमनवेल्थ नेशंस के बारे में। ठीक है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल खैर हमारे लिए। आप इसको जो यूज़ है वो मीन्स आंसर राइटिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे जो क्वेश्चन है वो इससे नहीं बनेगा, बट जो इसका जो इस्तेमाल है वो आप आंसर राइटिंग में कर सकते हैं कि वेमेन की प्रोडक्शन के लिए और क्या क्या करा जा सकता है। लेकिन जो क्वेश्चन बन सकता है वो कॉमनवेल्थ नेशंस के ऊपर बन सकता है, उसके बारे में अभी हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देख ले रहे हैं कि जो हमारा ये जो सिचुएशन है, डोमेस्टिक वायलेंस खूब क्रिएट हो रहा है यहाँ पर पेंडेमिक के टाइम पर। ठीक है, घरों में हैं लोग, कोई दिमाग में कुछ सूझ ही नहीं रहा है और यहाँ पे खूब ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस क्रिएट हो रहा है। ये जो डेंजरस है, ये एस्केलेशन पे है बहुत ज़्यादा। जो डेंजर है डोमेस्टिक वायलेंस है, जेंडर बेस्ड वायलेंस है, ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और लॉकडाउन के टाइम में तो और ज़्यादा बढ़ गया था। ठीक है, जो क्राइसिस है यहाँ पर, ये अलार्मिंग एस्केलेशंस ऑफ वायलेंस होम में, यहाँ पे फिर से वही बात की बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। फीमेल डॉक्टर्स के ऊपर थूका जा रहा है जब वो टेस्ट कर रही हैं अदर वेमेन की यहाँ पे टेस्टिंग हो रही है तो उनके ऊपर थूका जा रहा है। यहाँ पर ये सारे वायलेंस देखे जा रहे हैं और यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि वी आर सीइंग सर्जिंग नंबर्स ऑफ इमरजेंसी कॉल्स, यानी इमरजेंसी कॉल्स देखी हैं, हेल्पलाइंस देखी हैं कि जो कोविड-19 के टाइम में जब लोग घरों में हैं तो यहाँ पर 25 से 300% इंक्रीज हो चुकी है कि यहाँ पर वायलेंस हो रहे हैं, कि यहाँ पर फ़ोन आ रहे हैं, हेल्पलाइन नंबर उस पर फ़ोन आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा सर्च हुआ है, क्या सर्च हुआ है कि जो डोमेस्टिक वायलेंस है वो दोज हु अफेक्टेड बाय डोमेस्टिक वायलेंस, यानी कि सपोर्ट के लिए उनको सपोर्ट करा जाए जो कि डोमेस्टिक वायलेंस के से यहाँ पर जूझ रहे हैं। ठीक है, उसको लेकर यहाँ पे इंटरनेट पे काफ़ी बार सर्च करा गया है, तो उसको देखकर यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो डोमेस्टिक वायलेंस है यहाँ पर कोविड-19 के तहत यहाँ पे चलते तहत बहुत ज़्यादा और बढ़ता जा रहा है। और यहाँ पर बात करें वेस्ट अफ्रीका की, यहाँ पे अगर हम पास्ट देखें, जो इबोला वायरस है, इबोला वायरस आया था यहाँ पर वेस्ट अफ्रीका में 2014 में, तो जो डोमेस्टिक वायलेंस क्रिएट हुआ था 60% इंक्रीज हो गया था वेस्ट अफ्रीका में। ऐसे ही यहाँ पर न्यूजीलैंड में जब अर्थक्वेक आया था तो 53% यहाँ पर इंक्रीज हो गया था। यानी इंडिया का हाल नहीं है, बाकी बाहर भी ऐसा है। ठीक है, क्या होता है यहाँ पे, जो गर्ल्स वगैरह हैं वो बहुत ज़्यादा रिस्क पर होती हैं, यहाँ पर घर पे ही हैं सब लोग, इनके जो है सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के खतरा, उसके बाद जो अर्ली प्रेगनेंसी, उसके बाद अर्ली फोर्स्ड मैरिज, यहाँ पर इन सब चीज़ों को लेकर यहाँ पे वायलेंस क्रिएट हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे इन चीज़ों को टैकल करने के लिए हम लोग को एक कंसर्न एक्शन तो लेना ही पड़ेगा, और कंसर्न एक्शन लेने के लिए जो हमारी कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट है ये वर्क कर रहा है। कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट ये हमारा काम कर रहा है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बना सके। कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट में 54 मेंबर कंट्रीज़ हैं। ठीक है, जो कि काम करती हैं जेंडर बेस्ड अगर वायलेशन क्रिएट होता है उनके तहत की चीज़ों से निपटना कैसा, उसके लिए काम करती हैं। तो यहाँ पर कॉमन वेल्थ सेक्रेटेरिएट है क्या, ठीक है, उसके बारे में ये चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है खासकर। ठीक है, हालांकि जो हमने अभी तक डिस्कस करा वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो ये है कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, ये तो हमारे लिए, इसको छोड़ो, अभी पहले हम लोग ये पढ़ेंगे कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। ठीक है, ये एक यहाँ पर इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है कंट्री की। ठीक है, जहाँ पर ये कौन कौन सी टेरिटरी आती हैं, जो ब्रिटिश एम्पायर की जो पहले की डिपेंडेंसीज थी और ब्रिटिश एम्पायर की जो पहले की फॉर्मर टेरिटरीज थी वो इसमें हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा इंडिया भी पहले ब्रिटिश के कब्जे में था। उसके बाद ये एस्टेब्लिश करा गया लंदन डिक्लेरेशन 1949 में। क्वीन एलिजाबेथ टू यहाँ पर हेड है कॉमनवेल्थ की। बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जैसे कि अफ्रीका, एशिया, अमेरिकाज की कंट्रीज़ हैं, यूरोप की कंट्रीज़ हैं, और यहाँ पे बहुत सारी पैसिफिक्स हैं जिन्होंने यहाँ पर कॉमनवेल्थ को इसको ज्वाइन करा। करंट मेंबरशिप यहाँ पे 53 कंट्रीज़ की है, जो मेंबरशिप बेस्ड है, फ्री इक्वल वॉलेंट्री कोऑपरेशन पर है। और जो लास्ट कंट्री है जिसने कॉमनवेल्थ ज्वाइन करा है वो है रवांडा 2009 में। ठीक है, याद रखना है इसके लास्ट कॉमनवेल्थ कंट्री, जो लास्ट जो कंट्री जो कि कॉमनवेल्थ ज्वाइन किया है वो कौन सी है, रवांडा। ठीक है, उसके बाद जो कॉमनवेल्थ हेड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग है इसे कहते हैं बाइनियल समिट। ये मीटिंग होती है हेड्स ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा, पूरे के पूरे जो जितने भी कॉमनवेल्थ नेशंस हैं उनके गवर्नमेंट हेड्स ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर ये मीटिंग कराई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमने चीज़ें पढ़ी कॉमनवेल्थ नेशन के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पर ये कॉमनवेल्थ हमारा इंडिया भी आता है इसके अंडर में, तो इंडिया को जो है काफ़ी सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी ताकि जो हम विक्टिम्स वगैरह हैं उनको सेफगार्ड कर सकें, और जो रिस्क पर लोग हैं, डोमेस्टिक वायलेंस है जैसे कि, इन सबको हम लोग लोअर कर सकें। अब व्हाट इज़ क्लियर, यहाँ पर क्लियर क्या होता है इस मीटिंग से कि जो
इमेंस सर्जी है, इमेंस अर्जेंसी है। यानी कि जो वुमेन और गर्ल्स की प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा अर्जेंसी है। यहाँ पर जो वुमेन एब्यूज़ करी जाती हैं, आइसोलेट पंच्ड करी जाती हैं, किक करी जाती हैं, मारी पीटी जाती हैं, कहीं कहीं बार यहाँ पर मार दिया जाता है जान से ही। तो उस चीज़ को लेकर टैकल करना है, ठीक है। ये सारी बातें यहाँ पर कही जा रही। कॉमनवेल्थ यहाँ पर बात करोगे तो स्टैंड्स रेडी टू पावर इट्स एडवोकेसी। यहाँ पे कॉमनवेल्थ खड़ा रहता है कि यहाँ पर अपनी काम करे, अपने यहाँ पर अपनी कंट्री के लिए काम करे, जो कि विमेन और कोविड-19 से लेकर यहाँ पे अभी देख रहे होगा कोरोना वायरस भी चल रहा है, ठीक है। तो उस चीज़ को लेकर टैकल कर सकें, तो आने वाले टाइम में भी यहाँ पर ये थोड़ा बहुत काम कर सकती हैं। उसके बाद यहाँ पर अब क्या देखोगे, इकोनॉमिक जो कॉस्ट है विमेन और गर्ल्स के ऊपर जो वायलेंस होता है, ठीक है, उसके अगेंस्ट जो कॉस्ट लगता है, इकोनॉमिक कॉस्ट लगता है, वो यहाँ पर 4.625% यहाँ पर जीडीपी का है, हमारी कंट्री की जीडीपी है, ठीक है। उसके बाद जो विमेन अफेयर्स हैं, मिनिस्ट्रियल मीटिंग्स, ये यहाँ पर एक सेकंड गाइस, ये विमेन मिनिस्ट्री जो विमेन अफेयर मिनिस्ट्रियल मीटिंग करी गई लास्ट सितंबर को, ताकि जो हम सेट कर सकें, सपोर्ट कर सकें विमेन गर्ल्स को कोविड-19 क्राइसिस के लिए, ठीक है। और आने वाले टाइम में भी हम लोग पोस्ट कोविड-19 को में भी किस तरीके से टैकल कर सकते हैं, ये वो हमारा ये सब काम कर सकती हैं, ठीक है। तो यह आर्टिकल में हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ जो इंपॉर्टेंट है वो है कॉमनवेल्थ नेशंस के बारे में, ठीक है। कॉमनवेल्थ नेशन के बारे में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे जो ये वाला आर्टिकल है, इंडिया कंटिन्यू करेगा टू फ्रंट कॉन्ड्रम, ठीक है। कोलेंड्रम यानी कि दो समस्याएं एक साथ यहाँ पे इंडिया को फिर से दिख रही हैं। वो क्या है कि जैसे कि हम पहले जो हमारा वॉर हुआ है, सबसे पहले क्या है मैं आपको इस आर्टिकल में बता दूं फिलहाल कि यहाँ पर इस आर्टिकल में जो है काफ़ी ज़्यादा ऐसा लिखा हुआ है कि आप समझ ना पाओगे, क्योंकि इनसे इसने कहा, उससे इसने कहा, इसने उससे कहा, जवाहरलाल नेहरू जी ने इनसे इसने कहा, एडिटर से इसने कहा, एडिटर ने इससे कहा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो मैं इसको ऐसे ही बता दे रहा हूँ आर्टिकल को। जो 1962 की बात हो रही है, जब यहाँ पर वॉर हुआ था इंडिया और चाइना के बीच में, तो यहाँ पे क्या हुआ था, एक तो पहले से ही कंफ्यूज थे क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान से भिड़त तो चली रही थी। तो यहाँ पे ये लग रहा था कि जो पाकिस्तान है वो हमला करने वाला है इंडिया पे, ठीक है। एक तो यहाँ पे जो इंडिया है वो जो है यहाँ पे इसका दिमाग जो है इधर इधर की साइड आ गया, पाकिस्तान पे हमला करने पाकिस्तान जो है वो हमला करने वाला है। उसके बाद दूसरी क्या था कि यहाँ पर चाइना से हमारे रिलेशंस अच्छे थे, ठीक है। चाइना ने यहाँ पर जो साइन कर रखे हैं, हमने ट्रीटी ऑफ पीस वगैरह सब कुछ साइन था हम दोनों के बीच में, ठीक है, चाइना और इंडिया के बीच में। तो यहाँ पर लग नहीं रहा था कि ऐसा कुछ करेगा, तो यहाँ पे ध्यान हमारा उस पर था। और जो एक चीज़ और थी कि जहाँ पे जो हमारे रिलेशन थे चाइना से वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे, लेकिन फिर भी जो है चाइना ने हमला कर दिया। तो उसको लेकर बात हो रही है कि जो है हमारी दो समस्या थी, और ऐसे ही आज के टाइम में भी हो रहा है। जो चाइना है, चाइना रिलेशन अच्छे हैं हमारे, ठीक है, रिलेशन बिल्कुल अच्छे हैं, आप देख सकते हो रिलेशन पहले से यहाँ पर जो है अच्छे रहते हैं। और काफ़ी टाइम में आप ये देख लोगे रिलेशन इतने अच्छे हैं कि 45 साल में पहली बार ऐसा हुआ है जो गलवान वैली में इंसिडेंस हुआ है ना। लेकिन और क्या चीज़ है कि जो हम यहाँ पर चाइना को भरोसा भी नहीं करा जा सकता ना, कि कभी भी वो कुछ भी कर सकता है। तो उसको लेकर अभी हमने जो पहला आर्टिकल पढ़ा था न्यूज़पेपर का, जो सारी फोर्सेस, इंडियन एयरफोर्स हो गई, आर्मी हो गई, ठीक है, और हमारी नेवी हो गई, तो इन सबको इसलिए तो रेडी करा जा रहा है क्योंकि यहाँ पे भरोसा नहीं है। क्योंकि जो मिस्टेक करी थी हमने 1962 में, ये आज के लिए हमारे इंस्ट्रक्शन हो सकती है, ठीक है। 1962 में हमने मिस्टेक क्या करी थी, हमने उसे ऐसे ही टाल दिया था कि रिलेशन अच्छे हैं, ये कुछ नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उसने ही यहाँ पर हमला कर दिया सबसे पहले। तो उसको लेकर यहाँ पर ये कहा जा रहा है। और ये नेहरू जी अपने बता रहे हैं कि 9 दिन जब वो उनकी डेथ हुई थी, उसके 9 दिन पहले उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बोली थी। और जो हमारे यूएस के प्रेसिडेंट हैं उनको भी लेटर लिखा था कि जो चाइना है वो लीडरशिप चाहता है, वर्ल्ड लीडरशिप, ठीक है। तो उसको लेकर ये आर्टिकल है। और गाइज मैं एक चीज़ और बता दूं कि अगर आपको इसके बारे में और चीज़ें चाहिए तो आप टेलीग्राम पर जाओ, टेलीग्राम पे चैनल ज्वाइन करा है आपने तो आपको पता ही होगा कि इसके बारे में सारी चीज़ें आपको प्रोवाइडेड कर दी गई हैं। 3 इमेजेस प्रोवाइड करी गई हैं, यहाँ पर आप पूरा का पूरा रिलेशन देख सकते हो। 1962 से लेकर पूरा 2020 तक आपको रिलेशन यहाँ पे मिल जाएगा इसका। आप यहाँ पर देखोगे कि जो 2020 में अभी गालवन वैली में अटैक हुआ, वहाँ तक पूरा का पूरा रिलेशन मिल जाएगा आपको। तो गाइज यहाँ पर जाके ज्वाइन कर लेना। आगे चलते हैं हम लोग, उसका हम काफ़ी बार डिस्कशन कर चुके हैं, इस वजह से नहीं कर रहे हैं उसका डिस्कशन, वरना कर लेते हैं क्योंकि लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। उसके बाद ये वाला आर्टिकल क्या है कि जो अप्रोच है हमारी मास्क यूज़ की तरफ, मास्क जो हम यूज़ कर रहे हैं वो बढ़ गई है, WHO का ऐसा कहना है। उसके बाद ये वाला जो आप कार्टून देखोगे, कार्टून क्या है, आप यहाँ पर कार्टून समझ ही गए होंगे। प्रोटेस्ट है, जो पुलिस की वजह से यहाँ पर ये प्रोटेस्ट हुआ, फिर उसके बाद लिंचिंग, रेड लाइनिंग, रेसिज्म वगैरह, इन सब चीज़ों के ऊपर यहाँ पे ये जो है बवाल उठने लगा। लेकिन जो हमारे ये क्या है, डोनाल्ड ट्रंप कान बंद करके बैठे पड़े हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ पे साइलेंट विक्टिम्स ऑफ वायलेंस, जैसे कि हमने अभी पढ़ा था
जो डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है वो किस तरीके से बढ़ा है। तो यहाँ पे देखोगे आप जो हमारा 2020 है, इसमें जो कोरोना वायरस के जो कोविड-19 चल रहा है, इसके तहत जो लॉकडाउन के तहत यहाँ पे और ज़्यादा चीज़ें ये बढ़ गई हैं। फिजिकल सेक्सुअल और फिजिकल सेक्सुअल यहाँ पर आप देखोगे, नेवर टोल्ड एनीवन, टोल्ड समवन, सॉट हेल्प फ्रॉम सोर्स, यहाँ पे ये सारे जो है केसेस जो है बहुत तेज़ी से इंक्रीज हुए हैं। तो उसको लेकर बात हो रही है। चलते हैं आगे और क्या देखेंगे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे लिए एनजीटी। एनजीटी ने यहाँ पे फाइन कर दिया है, फाइन लगा दिया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने यहाँ पे 10 लाख का पेनल्टी दे दिया है कर्नाटका को, क्योंकि यहाँ पे जो लेक है उसमें बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन कर दिया था, उसमें बहुत ज़्यादा गंदगी थी। अब यहाँ पे आप इसका इस्तेमाल जो है अपने आंसर राइटिंग में कर सकते हो। अगर कुछ हमारे पॉल्यूशन वगैरह पे आता है तो आप इस्तेमाल कर सकते हो कि कर्नाटका एनजीटी ने अभी कर्नाटका के ऊपर फाइन मारा है, ठीक है, इस चीज़ को लेकर। तो हमें भी ये स्टेप उठाना चाहिए, ठीक है, एनजीटी को यहाँ भी करना चाहिए। तो एनजीटी के बारे में जान लेते हैं, एनजीटी है क्या, है ना। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है और ये काम करती है जो हमारे एनवायरमेंटल इश्यूज होते हैं जैसे कि पॉल्यूशन वगैरह, तो इनके अगेंस्ट यहाँ पर ये बॉडी बनाई गई है कि इनके अगेंस्ट काम करने के लिए। जैसे यहाँ पर पॉल्यूशन हुआ तो इसके अगेंस्ट कदम उठाया ना, वैसे ही अब यहाँ पे सीबीआई ने 5 केसेस फाइल करें, ये हमारे इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो सीबीआई है वो इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये कौन सी बॉडी है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है और ये इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए। तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई के बारे में काफ़ी सारी बातें हैं यहाँ पे लिखी हुई, आप जहाँ पे देख सकते हैं। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ये प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है इंडिया की, आप यहाँ पे ये चीज़ें देख सकते हैं और जो पूरी की पूरी डिटेल इसके बारे में दे दिया गया है। सीबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है और ये काम किसके अगेंस्ट करता है, काम करता है स्पेशल क्राइम्स के लिए, इकोनॉमिक क्राइम्स होते हैं, स्पेशल क्राइम्स होते हैं, या फिर करप्शंस होते हैं, या फिर अदर हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं, उनके अगेंस्ट यहाँ पे काम करता है हमारा। उसके बाद यहाँ पे सीबीआई का हेडक्वार्टर लोकेटेड है सीजीओ कॉम्प्लेक्स जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। उसके बाद यहाँ पर और क्या चीज़ है कि जो लेटेस्ट हमारा सीबीआई का केस है वो प्राइम मिनिस्टर कह रहा हूँ, फॉर्मर फाइनेंस और होम मिनिस्टर पी चिदम्बरम। उसके बाद उनका जो केस था आईडी और यहाँ पर जो सीबीआई और ईडी ने यहाँ पे लिया केस, और केस किस चीज़ के ऊपर था, आईएनएक्स मीडिया केस के ऊपर। तो ये रिसेंटली यहाँ पर केस है इसका, तो आप यहाँ पर इस चीज़ के बारे में याद रख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद आता है एडिशनल फंड्स, यहाँ पर चाहिए एडिशनल फंड्स दिया गया है 82,000 करोड़ रुपीज़, यहाँ पे देख सकते हो आप 82,000 करोड़ रुपीज़ जो कि जल जीवन मिशन में। और जल जीवन मिशन है क्या उसके बारे में जान लेते हैं। जल जीवन मिशन के बारे में हम पहले भी कवर कर चुके हैं, आप देख सकते होंगे कि हमने फॉरवर्ड किया मैसेज। तो जल जीवन मिशन है क्या, यहाँ पर इसका पर्पज़ है कि सप्लाई करे 55 लीटर वाटर हर एक पर्सन को, हर एक रूरल हाउस होल्ड को थ्रू फाइनेंशियल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन के द्वारा बाय 2024 तक यहाँ पे ये काम करा जाएगा, इसको लेकर बात कही जा रही है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं आप, जैसे कि यहाँ पर जो इम्प्लीमेंट करा जाएगा वो अलग अलग एरिया में, जैसे कि सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, विलेज लेवल पर अलग अलग नाम से जो है यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट करा जाएगा। सेंट्रल लेवल पे नेशनल जल जीवन मिशन एनजेजेएम, स्टेट लेवल पे स्टेट वाटर एंड सैनिटेशन मिशन, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट वाटर एंड सैनिटेशन मिशन, उसके बाद जो हमारा विलेज लेवल पे विलेज वाटर सैनिटेशन मिशन, इसको लेकर यहाँ पर आप अलग अलग नेम से यहाँ पर इसको इंप्लीमेंट करा जाएगा जल जीवन मिशन को। उसके बाद आता है हमारा हैदराबाद ने फर्म गेट करा है डीसीजीआई। डीसीजीआई क्या होती है इसके बारे में जान लेते हैं। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, इसका यहाँ पे फंक्शन क्या है, ये डीसीजीआई है क्या, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये है डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये गवर्नमेंट के यहाँ पे डिपार्टमेंट है। और यहाँ पे क्या करता है, इसका जो मेन काम है जो है मेन काम क्या है, इसका जो फंक्शन है स्टैंडर्ड करना, मैन्युफैक्चर करना, ड्रग्स को, मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करना, बेचना या फिर इंपोर्ट करना। जैसे कि अभी डीसीजीआई ने इंपोर्ट करी है, अप्रूवल दिया है इंपोर्ट करने के लिए किस कंपनी को, ग्लेनमार्क कंपनी को, जिसकी कोरोना वायरस की मेडिसिन यहाँ पे जो माइल्ड सिम्टम्स होंगे तो उसके लिए बन गई है। वो कौन सी मेडिसिन है, जल्दी से नाम बताओ, कल हमने उसके बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। तो डीसीजीआई के बारे में पढ़ा हमने। डीसीजीआई के बाद और क्या चीज़ें हमारे लिए, डीसीजीआई के बाद हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है हमारा एक स्पीशी जो बहुत ज़्यादा खतरे में है यहाँ पर, वो उसके में क्या हुआ यहाँ पे देख सकते हो, इंसानियत कितनी ज़्यादा वो हो गई है। इवन गोल्डन लंगूर्स को यहाँ पे अबॉर्शन के थ्रू यहाँ पे सफ़र करना पड़ रहा है। स्पीशी एक तो पहले से ही डेंजर में है और ज़्यादा इसकी यहाँ पर ऐसी तैसी मार रखी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो यहाँ पर देखोगे इनब्रीडिंग को अवॉइड कर रखा है, जिस वजह से स्पीशी डाउन हो रखी है। और यहाँ पर देखोगे आपकी जो स्पीशी है वो डाउन होती जा रही है भूटान में 62%। और ये पहली बात फाउंड कहाँ करी जाती है, क्वेश्चन आ सकता है कि मिली कहाँ पर, मिलती कहाँ पर है स्पीशी, असम और पार्ट्स ऑफ भूटान में यहाँ पर फाउंड करी जाती है, ठीक है। और यहाँ पे जो ये स्पीशी है जो हमारी असम में 3 रिवर के द्वारा यहाँ पर ये जो है घिरी हुई है स्पीशी, ठीक है, गोल्डन लंगूर्स की। तो यहाँ पर आप चीज़ों को देख सकते हो गोल्डन लंगूर्स के बारे में, यहाँ पे मैंने चीज़ें डाल दी हैं। गोल्डन लंगूर्स और इंग्लिश में क्या नाम है इसका, ट्राइफेपैथिकस गी, ठीक है। यहाँ पर कि कब हुआ और पार्ट ऑफ भूटान में मिलती हैं, उसके बाद यहाँ पर असम में मिलती है। और जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसका कहाँ कहाँ यहाँ पे देख सकते हो, ब्रह्मपुत्र रिवर, यहाँ पे जो असम है 3 रिवर के से घिरा हुआ है, वहाँ पर 3 रिवर से जो घिरी हुई जगह है वहाँ पर मिलती है, जैसे कि ब्रह्मपुत्र रिवर हो गई, संकोश रिवर हो गई और मानस रिवर।
रिवर, इन तीनों से घिरी हुई यहाँ पर जगह है जहाँ पर ये स्पीशी मिलती है। और ब्लैक माउंटेन्स ऑफ भूटान में यहाँ पर ये स्पीशी मिलती है। तो गाइज यहाँ पे कर लिया है हमने पूरा का पूरा द हिंदू कवर। आज के लिए होता है बस, मिलेंगे आपसे कल, आज के लिए बाय बाय।